Now in this class we are going to study the static inner classes. We have studied two type of inner classes. First was the only the inner classes, and the second was the method local inner classes, and this is the third one, that is the static class in Java, or the static inner class, or the static inner class in Java. Now as we look the case of the method local inner classes, this is a very special case. It means we can define a class within a method, so that particular class will be a local class because it exists within the scope of the method only. पर अब हम यहाँ पर जो दूसरा फ्लेवर पढ़ रहे हैं, तीसरा फ्लेवर नेस्टेड क्लासेस का, हम उसको बोलते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास। तो हम इसीलिए एक तरह से यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कि जावा के अंदर नेस्टेड क्लासेस केवल दो टाइप की होती है। अब मेथड लोकल क्लासेस को भूल जाइए, उनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता है, और वो एक तो हमने मेथड के अंदर अपनी क्लास पुट कर दी, उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप विद इन द मेथड ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि जावा के अंदर नेस्टेड क्लासेस केवल दो तरीके की होती हैं। एक नेस्टेड नॉन स्टैटिक इनर क्लास। नॉन स्टैटिक इनर क्लास का मतलब है कि जिस क्लास को हम यहाँ पर स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते, जैसे हमने यहाँ पर अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाया था। दिस इज द नॉन स्टैटिक इनर क्लास। एंड सेकेंड इज द नेस्टेड स्टैटिक क्लास। तो मतलब नेस्टेड के अंदर केवल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वर्ड का डिफरेंस है। स्टैटिक नेस्टेड नॉन स्टैटिक क्लास विच इज़ नोन एज द ओनली इनर क्लास। अगर आप केवल इनर क्लास बोले ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या बोल रहे हैं, नेस्टेड नॉन स्टैटिक क्लास बोल रहे हैं। और अगर आपने स्टैटिक क्लास बनाई है, नेस्टेड है, तो आप उसको बोलेंगे नेस्टेड स्टैटिक क्लास। तो आपको दो पॉइंट से रेफर करना है, एक तो करना है नेस्टेड स्टैटिक क्लास और एक आपको करना है इनर क्लास। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं स्टैटिक इनर क्लासेस के बारे में। अब ये देखो, सबसे पहला पॉइंट सुनने में तो अजीब सा लगता है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर लिखा है कि स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस आर नॉट टेक्निकली द इनर क्लासेस। ये टेक्निकली इनर क्लासेस क्यों नहीं होती है? ये टेक्निकली इनर क्लासेस इसलिए नहीं होती क्योंकि ये यहाँ पर, अभी हम अपने वाले सेक्शन में चलते हैं। हाँ, ये आपकी इनर क्लासेस यहाँ पर टेक्निकली क्यों नहीं होती? ये इनर क्लासेस यहाँ पर टेक्निकली इसलिए नहीं होती क्योंकि एक तरह से स्टैटिक मेंबर की तरह बिहेव करती है। ये स्टैटिक मेंबर की तरह बिहेव करती है मतलब, अब ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर स्टैटिक क्लास है, ठीक है? ये आपकी कौन सी है? स्टैटिक क्लास, ये एफ। तो ये है तो स्टैटिक इनर क्लास, लेकिन इसके पूरे बिहेवियर किसी भी स्टैटिक मेंबर की तरह होंगे, जो कि हम आगे अभी देखेंगे कि किस तरह से ऐसे बिहेव करती है, जो हम इसको बोलते हैं स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल ये क्लास, ये आउटर क्लास हो गई, ये इनर क्लास हो गई। अब ये क्लास कर कुछ भी नहीं रही, लेकिन हम इसको प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं और ये देखते हैं कि इनकी क्लास फाइल्स किस तरह से जनरेट होती है। कोई आउटपुट वगैरह हमारे प्रोग्राम के अंदर जनरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं e.java। हमने यहाँ पर क्लास बनाई e.java और हमने इस वाले कोड को यहाँ पर डिलीट कर दिया। देखो, जिस तरह से स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, अगर आप उस तरह से सारे के सारे इस ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करेंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आपको है ना चीज़ों को समझने में और पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर मैंने एक क्लास बना दी ई। अब इसको मैं बोलूँगा, ये आपकी कौन सी क्लास है? ये आपकी आउटर क्लास है। और ये क्लास कौन सी है? ये इनर क्लास है। इनर क्लास है लेकिन ये स्टैटिक है, तो हम इसको बोलेंगे स्टैटिक इनर क्लास। अब क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम को अगर डायरेक्टली ऐसे रन करें तो यहाँ पर ये कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं दी यहाँ पर, ये आपका पुराना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मेरे को है ना इसकी कैशे को क्लियर करना पड़ेगा, या फिर हम क्या करते हैं, हम इसको है ना डायरेक्टली इस तरह से रन करते हैं, क्योंकि हमारे को इसका आउटपुट देखना है। जैवैक e.java, हमने इस तरह से इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल कर लिया। देखो, जब हम प्रोग्राम को यहाँ पर कंपाइल करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो, एक तो आपकी आउटर क्लास किस तरह से बनी, आपकी आउटर क्लास बनी, आउटर क्लास का नाम क्या था? e.java। और जो आपकी स्टैटिक इनर क्लास है, उसका यहाँ पर नाम क्या है? $f। मतलब f क्या होगी? आपकी इनर क्लास होगी। तो अगर आपको कहीं क्लास लिखी इस तरह से दिखाई दे, $f
क्लास, तो आप ये समझ जाइए कि इसके अंदर एफ क्या है, यहाँ पर ये इनर क्लास है। अभी आपको क्लास देख के ही पता चलेगा कि ये आपकी स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक है, ये इनर क्लास भी हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर आपकी जो क्लास है ये आपकी क्या है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें, हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं a.java, ये हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बनाया था। अब ये देखिए यहाँ पर भी a डॉट क्लास जनरेट हुई, $, तो $b ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये इनर क्लास है या फिर ये स्टैटिक क्लास है। तो हम अब एक पॉइंट और आगे चलते हैं और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पर तो मैंने लिखा है कि यहाँ पर जब भी आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपकी दो क्लास फाइल जनरेट होंगी, एक का नाम होगा e डॉट क्लास और एक का नाम होगा $f डॉट क्लास। अब इसके अंदर देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जिस तरह से ये इनर क्लासेस से डिफ़र करती है। इनर क्लासेस मतलब नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस से डिफ़र करती है। जैसे हमने पढ़ा था नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस के अंदर कि जो आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ के बिना। तो आपको अगर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आपको यहाँ पर इनर क्लास का या आपकी बी इनर क्लास है, अगर आपको बी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा, तभी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना पाएंगे। लेकिन स्टैटिक क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए आप, टू एक्सेस द स्टैटिक नेस्टेड क्लास वी डोंट नीड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आउटपुट क्लास। अब ये देखिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, यहाँ पर ये आपकी कौन सी होगी, आउटर क्लास। ये आउटर क्लास कौन सी होगी, आपकी जी। और अब आप ये देखिए ये आपकी स्टैटिक इनर क्लास होगी। अब स्टैटिक इनर क्लास के अंदर हमने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड यहाँ पर क्रिएट किया। डिस्प्ले मेथड यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, केवल स्टैटिक इनर क्लास मेथड कॉल्ड, सिंपल। अब ये देखिए यहाँ पर जो कमेंट है, यहाँ कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्टैटिक क्लास कैन कंटेन नॉन स्टैटिक मेथड्स। मतलब जो आपकी स्टैटिक क्लास होती है, यहाँ पर स्टैटिक इनर क्लास होती है, वो दोनों तरह के मेथड्स को कंटेन कर सकती है। भाई स्टैटिक मेथड को कंटेन करती है वो तो हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन आपकी जो स्टैटिक इनर क्लास है ना, वो किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को भी कंटेन कर सकती है। जैसे हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड लिया है। डिस्प्ले आपका मेथड क्या है, डिस्प्ले आपका नॉन स्टैटिक मेथड है यहाँ पर। अब हम यहाँ किस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि टू एक्सेस द स्टैटिक नेस्टेड क्लास वी डोंट नीड द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास। तो हम ऑब्जेक्ट बनाए कैसे, उसके बाद हमने क्या किया कि मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड हमने कहाँ पर डिफाइन किया, क्लास जी के अंदर। अब ये देखिए हमने स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने किस तरह से बनाया है। हमने बनाया जी डॉट एच ओ बी इज इक्वल टू न्यू जी डॉट एच। अब इसके अंदर जो है ना, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंटैक्स देखने में अजीब सा नहीं है। यहाँ पर अजीब सा क्यों नहीं है, क्योंकि एच क्या है, एच आपकी स्टैटिक इनर क्लास है, ये देखिए। लेकिन हम स्टैटिक इनर क्लास को क्या बोलते हैं कि ये क्लास का स्टैटिक मेंबर है। कौन सी क्लास का स्टैटिक मेंबर है, ये स्टैटिक मेंबर है क्लास जी का। तो किसी भी स्टैटिक मेंबर को आप कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास। और इस स्टैटिक मेंबर का नाम क्या है, इस स्टैटिक मेंबर का नाम है यहाँ पर एच। तो आपने यहाँ पर केवल स्टैटिक मेंबर एच को कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ द क्लास, और इक्वल टू हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बना करके हमने क्या किया, यहाँ पर जी डॉट एच हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो फायर हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ओ बी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट बात आपने क्या देखी, हमने इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि आप डायरेक्टली स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटर क्लास। जबकि जो आपकी ये वाली नॉन स्टैटिक इनर क्लास थी उसके अंदर आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। अब आप देख लिया आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने क्या किया, ओ बी डॉट डिस्प्ले, आपने इस स्टैटिक इनर क्लास का कौन सा मेथड कॉल कर लिया, आपने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। तो आउटपुट में आपको क्या मिलना चाहिए, स्टैटिक इनर क्लास मेथड कॉल। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास जी। हम यहाँ पर बना लेते हैं जी डॉट जावा। हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली जी डॉट जावा। अभी हम इसको सबको डिलीट कर देते हैं और बेसिकली हम इसी को ही यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको कॉपी किया और हमने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
तो आपकी ये कौन सी क्लास होगी, ये आपकी स्टैटिक इनर क्लास होगी। जिस तरह से मैं कॉपी करके पेस्ट करके प्रोग्राम को रन करके, और ये प्रोग्राम किस कंसेप्ट को डिलीवर कर रहा है, ये प्रोग्राम इस कंसेप्ट को डिलीवर कर रहा है कि टू एक्सेस द नेस्टेड क्लास, to access the static nested class we don't need the object of the outer class। तो ये इस कंसेप्ट को आपका डिलीवर कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने यहाँ पर इसका डिस्प्ले मेथड यहाँ पर डायरेक्टली हमने कॉल करके देख लिया। तो हम एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं और ये देखते हैं कि डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ या नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने क्लास को रन किया और ये देखिए आपका स्टैटिक इनर क्लास मेथड कॉल, आपका स्टैटिक इनर क्लास मेथड आपका डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो गया। अब इसके अंदर ही देखो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मैंने यहाँ क्या किया है, नाउ ट्राई मेक डिस्प्ले मेथड स्टैटिक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी स्टैटिक क्लास है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपकी स्टैटिक इनर क्लासेस होती है ना, स्टैटिक इनर क्लासेस के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के मेंबर्स हो सकते हैं। दोनों तरह के मेंबर्स मतलब दोनों तरह के फंक्शन मेथड्स हो सकते हैं, दोनों तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। मतलब स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, और आपके स्टैटिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे हम स्टैटिक लगा देते हैं। अब आपके प्रोग्राम में कोई चीज़ नहीं आएगा, बस यहाँ पर ये एक तरह से नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन हो रही है कि क्योंकि आपका डिस्प्ले मेथड क्या है, आपका स्टैटिक मेथड है, तो उसको स्टैटिक वे में कॉल करो। तो हम यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। हमने इस लाइन को यहाँ पर कमेंट कर दिया और हम इसको स्टैटिक वे के अंदर कॉल करते हैं g.h और यहाँ पर हमने यहाँ पर ये डिस्प्ले मेथड कॉल कर लिया। हमने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड कॉल कर लिया इस तरह से। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पुराने की जैसा आउटपुट आएगा कि स्टैटिक इनर क्लास मेथड कॉल। अब हम देखते हैं इसके टोटल मिलाकर के 3 या 4 कंसेप्ट होते हैं। 2 हमने कंसेप्ट देख लिए और हमने तीसरा कंसेप्ट भी यहाँ पर देख लिया कि आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के मेथड्स होते हैं। अब ये देखो, ये कंसेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ये स्टैटिक इनर क्लास है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी स्टैटिक इनर क्लास है। ये आउटर क्लास, देखो अभी एक आउटर क्लास है। आउटर क्लास के अंदर क्या है, आपके स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हो ही सकते हैं। जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अब ये केवल जो आपकी स्टैटिक इनर क्लास है वो आउटर क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही यूज़ कर सकती है, केवल स्टैटिक मेंबर्स। अब ये देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर शो मेथड को कॉल किया और शो मेथड को जो हम कॉल कर रहे हैं, हम x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ये क्या है, आपका इंस्टेंस वेरिएबल मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब जहाँ पर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरर आएगी लेकिन अब अभी प्रोग्राम को पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। अब हम यहाँ पर मेन मेथड बनाएंगे और हम यहाँ पर इनर क्लास जो है जे, हमने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पर शो मेथड को कॉल किया। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक क्लास बना लेते हैं आई, और हम यहाँ पर इसको इस तरह से करते हैं। हमने एक क्लास बनाई यहाँ पर i.java, ये हमारी क्लास बन गई i.java। अभी हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और जो अपने वाला कोड है ये वाला, हम इस कोड को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमने इस कोड को यहाँ पर कॉपी किया। अब इसके अंदर हम कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं कि जो आपके स्टैटिक क्लास के अंदर कोई भी आपका मेंबर फंक्शन है वो आउटर क्लास के केवल स्टैटिक वेरिएबल्स को या स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने कोशिश की थी क्या, x को प्रिंट कराने की। जब यहाँ पर x को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर ही एरर आ रही है। देखो एरर के अंदर भी लिख रहा है कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, क्योंकि आपका ये नॉन स्टैटिक फील्ड है या फिर आपका मेंबर फंक्शन है। तो अब क्या मतलब हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्यों भाई, आउटर क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स तो इनर क्लास को यूज़ करने चाहिए। तो उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है कि आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, इसका मतलब है हमारे को शो मेथड के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू न्यू,
और हमने यहाँ पर किया आई, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देखो मेथड्स के अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। जब क्लास क्रिएट कर सकते हैं तो मेथड तो बहुत दूर की बात है, मेथड तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अब आई के थ्रू एक्स को कॉल कर दिया। अब हमने आई के थ्रू एक्स को कॉल कर लिया। देखिए अब जो आपकी एरर थी वो रिमूव हो गई। अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या दिखना चाहिए कि हमारे को दिखना चाहिए कि x इज इक्वल टू आई डॉट एक्स। अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं। रन किया तो हमारे को आउटपुट में क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है जो आपकी स्टैटिक इनर क्लास होती है वो आउटर क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही कॉल कर सकती है। अगर आपको नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करना हो, जैसे हमने यहाँ पर x को कॉल करना था, तो आप या तो ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर इसको स्टैटिक डिक्लेयर करो। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया और हम यहाँ पर अगर इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देते तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कॉल कर सकते थे। तो यहाँ पर दो तरीके हो गए। तो आप ये दोनों तरीक़ों की प्रैक्टिस करना, या तो उसको स्टैटिक करो, नहीं तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके उसको तब आप यहाँ पर क्रिएट करो। अब ये देखो यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक एरर आएगी। नोट्स के अंदर मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ कवर की हुई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और सारे नोट्स और इस सारे प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाता है ताकि आप स्टेप वाइज इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें और हर प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है। थर्ड है, थर्ड पॉइंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका प्रोग्राम है, फर्स्ट के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका प्रोग्राम है। तो हर चीज़ को मैंने एक प्रोग्राम बना करके डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखो नॉन स्टैटिक को एक्सेस करेगा तो एरर आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बट वी वांट टू एक्सेस दैट, तो अब हम एक्स को तो एक्सेस करना चाहते हैं। हाउ वी कैन डू इट, बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना करके हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कॉल कर लिया। तो या फिर आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दीजिए। अगर आप इसको स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो आप इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लाइक रेगुलर क्लासेस, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस कैन इंक्लूड बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फील्ड्स एंड मेथड्स। अब ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ये वाली आपकी स्टैटिक क्लास है, इसमें नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किया ही है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई स्टैटिक मेथड भी आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। हमने यहाँ पर कर दिया स्टैटिक और हमने कहा यहाँ पर मेथड का नाम है हेलो, और यहाँ पर हम कोई भी प्रिंट यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। हमने कहा भाई हेलो कॉल, हमने हेलो कॉल यहाँ पर ये मेथड बना लिया। यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आएगा, हमने कहा हेलो कॉल, हमने इस तरह से इसको बना लिया। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिक यहाँ पर मैंने रिटर्न टाइप नहीं दी, मेथड के अंदर रिटर्न टाइप देरी ज़रूरी होती है। केवल कंस्ट्रक्टर्स ही ऐसे मेथड होते हैं जिनके अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पर इसलिए एरर आ रही थी, हमने रिटर्न टाइप नहीं दी थी। तो अब इसके अंदर दोनों तरह के मेथड्स होते हैं स्टैटिक क्लास के अंदर, नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं और आपके स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। अब हमारा टर्न है किसका, एनोनिमस इनर क्लासेस का। लेकिन हम एनोनिमस इनर क्लासेस नहीं पढ़ सकते अभी। क्यों, पहले हमें उसके लिए इनहेरिटेंस को पढ़ना पड़ेगा और हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ना पड़ेगा। मतलब एनोनिमस इनर क्लासेस कौन सी क्लासेस होती हैं, ये वो क्लासेस होती हैं अ क्लास विदाउट नेम, मतलब ऐसी क्लास जिसका कोई नाम ही नहीं होता। जैसे अभी तो ये काम नहीं करेगी यहाँ पर, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर कोई क्लास डिफाइन करना चाहते हैं ए नाम की, तो हम क्लास को डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसका सीधा ऑब्जेक्ट बना करके यहीं पर हम उसको एक बॉडी प्रोवाइड कर देंगे। तो क्योंकि अब एनोनिमस क्लास तो है, जब क्लास का कोई नाम ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसका पूरा सिंटैक्स इस तरह से होता है। तो आपकी ये कौन सी है, ये आपकी एनोनिमस इनर क्लास हो जाती है। हम यहीं पर उसका मेथड बना देते हैं और ये केवल हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। एक बार ही यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे अब ये क्लास है आपकी, इसको तो कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास के अंदर, पैकेज के अंदर बनाओ, पैकेज के बाहर बनाओ, लेकिन यहाँ पर हम उसको केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। दोबारा यूज़ करना है तो हमारे को दोबारा से एनोनिमस इनर क्लास यहाँ पर बनानी ही पड़ेगी। तो अब हम एनोनिमस इनर क्लास को पढ़ेंगे आफ्टर इनहेरिटेंस और आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि इन दोनों के बिना हम एनोनिमस इनर क्लास बना ही नहीं पाएंगे। तो अब अगले क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे टॉपिक इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस ही एक तरह से अब हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद ही हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ सकते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद ही हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ सकते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद ही हम पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ सकते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क इसका बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी मेरे कम से कम 20 to 30 वीडियोज़ आपके मेरे को बनाने पड़ेंगे पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझाने के लिए, और वो पॉसिबल नहीं है समझना विदाउट द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हमारा जो भी आगे टॉपिक्स चलेंगे आपके इनहेरिटेंस के बाद, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, जेनरिक क्लासेस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गया, और आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, या फिर आपकी नेटवर्क प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर आपकी डिज़ाइनिंग द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हो गए, क्योंकि जावा के अंदर आपको इस तरह के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस भी बनाना पॉसिबल है। तो सब के अंदर आपका क्या यूज़ होगा? इनहेरिटेंस। तो अब आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें पहले कहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा? हमारे को पहले इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इनहेरिटेंस के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपको इसके अंदर से डाउट हो, आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा ये, और बाकी सारे कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम बारी बारी सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये सारा कोड और ये सारा आपका ये आपके नोट्स ये आपको ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल हैं। आप इनको बैठ के स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेंस।